Hi guys, welcome to introductory lectures on intellectual property rights. इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जो हमें हेल्प करेगा हमारे फॉलोइंग लेक्चर्स में आने वाले कंटेंट को समझने में। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक क्रिएशन ऑफ माइंड को कहा गया है, ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं आपकी मानसिक संपत्ति। अब मानसिक संपत्ति का मतलब ये हो सकता है कि इंसान ने जो अपने दिमाग से बनाई हुई चीजें हैं उनको हम मानसिक संपत्ति कहते हैं। जैसे किसी प्रकार की कोई इन्वेंशन हो गई, कोई कहानी हो गई, गीत हो गया, कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क हो गया, या अगर बिजनेस में जाओगे तो फिर किसी प्रकार का नाम, कोई इमेज, सिंबल, लोगो, डिजाइन। जैसे अगर आप एग्जांपल लो केएफसी का, तो केएफसी का अपना एक नाम है, उसका एक अपना लोगो है, वो अंकल रहते हैं। और अगर आप जाओ तो फिर मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लो, मैकडॉनल्ड्स में मैकडॉनल्ड्स का एम जो लोगो बना रहता है, वो सारा चीज़ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है हम लोग ने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरीज़। इसमें पहला कैटेगरी आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा कैटेगरी आता है कॉपीराइट। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अब इन सब के ऊपर जो है ना हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये अपने में एक कॉन्सेप्ट है जो डीपर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट खोजता है। मोटा-मोटी ये समझो कि पेटेंट आप ज़्यादातर जो है इन्वेंशंस किसी प्रकार के करते हैं, उसमें आप पेटेंट लगा देते हैं। ट्रेडमार्क जो है आपके लोगो या ब्रांड के नाम के लिए होता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जैसे अगर लेट्स सपोज़ टाटा नैनो का एग्ज़ाम्पल ले लो। टाटा नैनो क्या हो गए, एक प्रकार के गाड़ी का डिज़ाइन हो गया। अब उस डिज़ाइन को एग्ज़ैक्टली कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर जो है उसको रजिस्टर कर लिया गया है और वो प्रोटेक्टेड है। या फिर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की जैसे हमने बात की, तो उसमें दार्जिलिंग चाय हो गई, आपका या फिर बनारसी साड़ी हो गई, वो क्या हुआ, एक स्पेसिफिक जगह के ओरिजिन से रिलेटेड है। तो इस वजह से वो ज्योग्राफिकल इंडिकेट ऐसी जो चीज़ें होंगी, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में आएँगे। अब हम आते हैं कॉपीराइट के ऊपर। कॉपीराइट में क्या-क्या हो सकता है हमारे पास कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, किसी प्रकार की फ़िल्म, म्यूज़िक जो है, या फ़ोटोग्राफ़ी है, या कोई आर्टिस्टिक परफ़ॉर्मेंस हो रहा है। जैसे समझ लो कि किसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, एमिनेम का एग्ज़ाम्पल ले लो या जस्टिन बीबर का एग्ज़ाम्पल ले लो। गाना बनाया है इन्होंने, अब इस गाने को प्रोटेक्ट तो करना होगा ना, तो वो कॉपीराइट करवा देते हैं इसका। कि अब इससे होता ये है कि जो क्रिएटर्स हैं, उनको एक प्रकार की ओनरशिप दे दी जाती है। अब उस ओनरशिप से ये होता है कि उनके बगैर परमिशन के आप ना ही उसे इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही किसी प्रकार से यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको एक प्रोटेक्शन देती है। अब देखो जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ओरिजिन क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या हुआ, कैसे-कैसे इसको लाया गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, इसके ऊपर अब हम जो है थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बहुत पुराना टर्म है, बहुत मतलब बहुत पुराना। ये डेट बैक करेगा तुम्हारा 1400s में, जब इटली में रेनेसांस पीरियड चल रहा था, ठीक है? अब जब हमारे 19th सेंचुरी हम इन करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सारी चीज़ें बहुत स्पीड में होने लगी, मशीन्स बनने लगी, रेलवेज़ एक्सपैंड होने लगा, ट्रेड एक्सपैंड होने लगा। तो अब क्या हुआ कि सारे तो देश हैं, उन सारे देशों ने अपना-अपना आईपी लॉ बनाना शुरू किया। अब सिंस इसमें ट्रेड भी इन्वॉल्व है, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़रूरत पड़ी कि एक आपका आईपी लॉ बने। अब इसके लिए क्या हुआ कि सिस्टम डेवलप करने के लिए 2 कन्वेंशंस हेल्ड किए गए। एक 1883 में हुआ, एक 1886 में हुआ। पेरिस कन्वेंशन हुआ, उसमें जो है इन्वेंशन रिलेटेड चीज़ों के बारे में हुआ। और जो बर्ने कन्वेंशन हुआ, उसमें बुक्स, फ़िल्म्स, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं ना, उनसे रिलेटेड चीज़ों को जो है डील किया गया। तो ये 2 जो कन्वेंशन हेल्ड किए गए, वो बुनियाद रखते हैं आगे के डेवलपमेंट में, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो एग्ज़ैक्ट नीड कहाँ पर आई हमारे पास? हुआ ये कि जो इन्वेंटर्स हैं, उनको अवार्ड मिलता है या किसी प्रकार से उन्हें जो है एक एक्नॉलेजमेंट जब मिलता है, तो होता ये था कि लोग नए आइडियाज़ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी और लोग हमेशा यही चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे। इससे अल्टीमेटली क्या होता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी। तो एग्ज़ैक्टली होता ये है कि आईपी लॉ जो है एक क्रिएटर को जो एक ओनरशिप देता है। उस ओनरशिप से क्या होता है कि उसकी जो क्रिएशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी क्रिएशन पे उसका कंट्रोल होता है। एट द सेम टाइम वो किसी को भी स्टॉप कर सकता है कि इस्तेमाल ना करे वो, या एट द सेम टाइम उसको कॉपी नहीं कर पाए उसके सामान को। तो एक प्रकार की ओवरऑल प्रोटेक्शन जो है आईपी लॉ किसी भी एक क्रिएटर को देता है। और इसमें सबसे ज़रूरी समझना ये है कि आज के टाइम में जब एकदम ही मास लेवल पे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, साला हर दिन नया एक फ़ोन आ जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है।
तो इस ज़माने में ये ज़रूरी बहुत है कि हम ये समझें कि कैसे सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। हर साल एक नया फ़ोन आ जा रहा है आईफ़ोन का, हर साल कोई एक नया सैमसंग का फ़ोन आ जा रहा है, हर साल मतलब कुछ न कुछ निकलता जा रहा है भाई। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा, गेम्स भी इसमें आते हैं, बुक्स भी आते हैं, हर साल नया गेम आ रहा है, जीटीए 3 आ रहा है, साला जीटीए 5 आ रहा है, क्या-क्या चला आ रहा है। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और आईपी लॉ का ही इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में, इन चीज़ों जो क्रिएटर्स हैं उनको एक लीगल राइट देने में कि उनकी चीज़ें बची रहें। अब जो है 2 कन्वेंशंस हेल्ड कर लिए गए। तो 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि एग्ज़ैक्टली आईपी के अंदर आता क्या-क्या है। ठीक है? एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन उसने शुरू करी। अब उसमें जो है उसने बताया कि आर्ट वर्क्स और लिटरेचर और साइंस से रिलेटेड बुक्स, पोएम, पेंटिंग्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस, म्यूज़िक रिकॉर्ड्स, टीवी ब्रॉडकास्ट भी आता है। हर तरह की इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, फलाना-ढमाका बहुत सारी चीज़ें। अब 1967 के बाद जो है 1995 में नया कुछ डेवलपमेंट होता है। क्या डेवलपमेंट होता है? एक एग्रीमेंट साइन की जाती है जिसका नाम होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स का मतलब हुआ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो है विप्रो के अंदर ही जो है इसको जो है आपका इनएक्ट किया गया 1995 में। इसका ब्रॉडर जो है 2 एम था। पहला एम ये था कि स्टैंडर्ड्स बनाए इसकी हर कंट्री में रूल्स के लिए एक स्टैंडर्ड बिल्डअप करें। सेकंड चीज़ ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट को आईपी लॉ के किया जाए। तो ये आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट का मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और जो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट था, इसके अंदर सब चीज़ था इंक्लूड कर दिया गया। सारी चीज़ों को अमाल्गमेट कर दिया, तुम्हारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, पेटेंट, फलाना-ढमाका सब चीज़, सारी चीज़ों को इसके अंदर सीमित किया गया। अब थोड़ा-सा हम ये देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम इंडिया में कैसे डेवलप किया। तो 1485 में फर्स्ट टाइम आईपी लॉ बनाया गया और उसके बाद 1623 में इंग्लैंड में जो है फर्स्ट टाइम इन्वेंशंस को पेटेंट दिया गया। इसको हम जो है स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलिस के अंदर डील करते हैं। और उसके बाद 1760 में अमेरिका ने जो है पेटेंट लॉ को अपने यहाँ लाया। अब अराउंड 1880 और 1889 के बीच में यूरोप के सारे ज़्यादातर जो मुल्क हैं उसमें पेटेंट लॉ को बना लिया गया था। अब बात ये हुई कि भारत में कहाँ से जो है पेटेंट लॉ का विकास किया गया। 1856 के दौरान पेटेंट लॉ को इंडिया में जो है पेटेंट एक्ट करके लाया गया फर्स्ट टाइम। अब इसमें जो है फिर चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स लाए गए। उसके बाद 1911 में इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट को बनाया गया। अराउंड 1970 का टाइम आ गया, इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी थी, तो हमने जो है एक नया पेटेंट एक्ट 1970 की बुनियाद रख दी। पर अब इसका जो है इन्फ्लुएंस की जब बात किया जाए इंटरनेशनल नॉर्म्स, हमने आपको याद होगा ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में अभी फ़िलहाल बात की थी। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जब इंडिया ने साइन किया, जब डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना और फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट उसने साइन किया, तो उसको सर्टेन चेंजेस लाने थे। उसके लिए उसने सबसे पहले जो है ट्रेडमार्क एक्ट 1990 पास की। ट्रेडमार्क एक्ट 1990 पास करने के बाद उसने जो है डिज़ाइन एक्ट को जो है, जो पुरानी वाली 1911 में हमने पढ़ी थी कि बनाई गई थी, उसको हटाया और फिर डिज़ाइन एक्ट 2000 लाई। उसके बाद कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट आया 2012 का, पेटेंट एक्ट आया 2005 में, तो और अलग-अलग एक्ट्स जो हैं आती गई। ओवरऑल ये एक स्मॉल डेवलपमेंटल फेज़ आया आपका इंडिया में ट्रेडमार्क से रिलेटेड। तो भाई लेक्चर 1 तो यहीं खत्म है। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना हो तो शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब तो बटन एकदम बैठा हुआ है, मुफ्त में सब्सक्राइब मारो, मुफ्त में सारी चीज़ें होती हैं आजकल। और मिलते हैं फिर लेक्चर 2 में। बाय बाय।